हेलो एवरीवन, दिस इज सीमा, ये पॉलिटी एजुकेटर। आज हम क्लास 12th का चैप्टर 3 का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसे देख लीजिए, उसके बाद में ये पार्ट 3 की वीडियो देखिए जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। तो चैप्टर 3 में पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने क्या पढ़ा था? इंट्रोडक्शन पढ़ा था, सोवियत प्रणाली का पतन कैसे हुआ, वर्चस्व क्या है, 9/11 की घटना क्या है और इराक पर आक्रमण क्या है। इन आक्रमणों को रोकने के लिए कौन कौन से ऑपरेशन चलाए गए इसके बारे में पढ़ा था। इसके साथ साथ में वर्चस्व क्या है और वर्चस्व के प्रकार, इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके थे। तो आज हम पार्ट 3 में, जो कि हमारा इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होने वाला है, इसमें हम अमेरिकी शक्ति के अवरोध के बारे में पढ़ेंगे कि जो अमेरिकी एक महाशक्ति तो बना, जब कोल्ड वॉर की एंडिंग हो गई उसके बाद अमेरिका एक महाशक्ति तो बन गया, लेकिन फिर भी इसकी शक्ति को कम करने वाले या इसकी शक्ति को रोकने या इसकी शक्ति में अड़चन आने वाली चीज़ें क्या क्या हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इतिहास गवाह है कि साम्राज्यों का पतन उनकी अंदरूनी कमज़ोरियों के कारण होता है। अब देखिए, जो अंदरूनी कमज़ोरियाँ यानी कि कोई भी कंट्री है तो उस कंट्री में आपस में नागरिक किस तरीके का बिहेव कर रहे हैं, वहाँ की सरकार कैसी है, वहाँ के सरकार के जो कार्यकर्ता हैं वो कैसे हैं, या फिर वहाँ की अर्थव्यवस्था किस प्रकार से काम कर रही है, इन सारी चीज़ों को अंदरूनी कमज़ोरियाँ या अंदरूनी कारण कह सकते हैं हम। तो इसमें हम फर्स्ट जो है रीज़न वो पढ़ते हैं इसकी शक्ति को कम करने के पीछे, वो है अमेरिका के संस्थागत ढांचा। यहाँ शासन के 3 अंगों के बीच शक्ति का बंटवारा है और 3 अंगों की भी शक्ति का बंटवारा है और यही बुनावट कार्यपालिका द्वारा सैन्य शक्ति के बेलग्राम इस्तेमाल पर अंकुश लगाने का काम करती है। अब देखिए, एक शक्ति के एक बेलग्राम है, ठीक है, उसको इस्तेमाल करने पर अंकुश लगाती है कौन? यहाँ की कार्यपालिका। अब आप जानते हैं कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसमें से एक कार्यपालिका है, जैसे सरकार के 3 अंग होते हैं ना, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ठीक है। तो उसमें से कार्यपालिका है जो कि सैन्य शक्ति पर क्या करती है? अंकुश लगाती है। इसका पहला रीज़न है, इसकी शक्ति को कम या इसकी शक्ति को रोकता है। जो अमेरिका में जनसंचार के साधन समय समय पर वहाँ के जनमत को एक खास दिशा में मोड़ने की भले कोशिश करें, लेकिन अब देखिए, जो अमेरिका है, अमेरिका के जो जनसंचार के साधन हैं, यानी कि जो अमेरिका को इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं कि उसकी सरकार किस तरीके के लिए, किस तरीके की पॉलिसीज़ बना रही है वहाँ की जनता के लिए, वो चाहे किसी भी दिशा की तरफ वहाँ के जो नागरिक हैं उसको मोड़ने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी जो अमेरिकी राजनीतिक संस्कृति में शासन के उद्देश्य और तरीकों को लेकर गहरे संदेह का भाव रहता है। अब देखिए, वो कोशिश तो करते हैं कि अपने देश के नागरिकों को पॉजिटिविटी की ओर लेकर जाएं, लेकिन फिर भी वहाँ की जो संस्कृति है और जो संस्कृति में शासन के जो उद्देश्य हैं और जो तरीके हैं वहाँ के, कि अपने राष्ट्र को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कैसे बनाया जाए, इनके उद्देश्य और जो तरीके हैं, तो क्या करती है, वहाँ की जो जनसंख्या को फिर भी संदेह के भाव में रखती है सरकार को। तीसरा इसका अवरोध का कारण क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में आज सिर्फ एक संगठन है जो संभवतः अमेरिकी ताकत पर लगाम कस सकता है और इस संगठन का नाम है नाटो। नाटो में शामिल देशों के बीच बाजार मूलक अर्थव्यवस्था चलती है। इसी कारण इस बात की संभावना बनती है कि नाटो में शामिल अमेरिका के साथी देश उसके वर्चस्व पर कुछ अंकुश लगा सकें। अब देखिए, जो इसका थर्ड रीज़न जो है, वो थर्ड रीज़न क्या है? नाटो। नाटो में क्या, नाटो में ये कहा गया था कि नाटो में शामिल जितने भी सदस्य राष्ट्र होंगे, किसी एक पर हमला होगा तो वो सभी पर माना जाएगा और सभी उस जो हमले वाला राष्ट्र है उसके अगेंस्ट लड़ेंगे, फाइट करेंगे, ठीक है, एक राष्ट्र के पीछे। तो जो ये नाटो है, ये अमेरिका की शक्ति के बीच में एक अवरोध का काम करता है, क्योंकि यहाँ पे बाजार मूलक अर्थव्यवस्था चलती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम अमेरिका और भारत के जो कुछ संबंध हैं, किस प्रकार के संबंध हैं, सकारात्मकता की ओर हैं या नकारात्मकता की ओर हैं, या इससे भी कुछ हटके क्या है, इसको बारे में पढ़ते हैं। शीत युद्ध के दौरान भारत अमेरिकी गुट के विरुद्ध खड़ा था।
सोवियत संघ के बिखरने के बाद भारत ने पाया कि लगातार कटुतापूर्ण होते अंतर्राष्ट्रीय माहौल में वह मित्रविहीन हो गया है। अब देखिए, जो शीत युद्ध का अंत हुआ, शीत युद्ध की समाप्ति हुई, तो शीत युद्ध के समय तो अमेरिका से उसके संबंध अच्छे नहीं थे, बाकायदा सोवियत संघ से अच्छे थे। लेकिन फिर भी जब शीत युद्ध की समाप्ति हो गई तो अब सोवियत संघ तो रहा नहीं, तो कौन बचा? अमेरिका ही बचा। और अमेरिका से शीत युद्ध के दौरान भी अच्छे संबंध नहीं थे, तो शीत युद्ध के बाद भी अच्छे संबंध नहीं रह गए। तो इस सारी कंडीशन में, इस सारी शर्तों में उसने पाया, भारत ने, कि वो एक तरीके से कहीं ना कहीं अलग ही बिखर रहा है। ठीक है, वो अलग ही रह जा रहा है, कहीं कटुतापूर्ण, यानी कि उसके साथ कोई मित्र देश नहीं है। ठीक है, और वो मित्र विहीन हो गया, यानी कि मित्र विहीन हो गया, उसके पास कोई भी साथी राष्ट्र नहीं रह गया है। वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को उदारीकरण किया। अब भारत ने 1991 के बाद पाया कि उसके पास तो कोई भी राष्ट्र रह नहीं गया ऐसा कि जो उसे उसका साथी हो या उसका दोस्त हो, उसके बुरे समय में उसकी हेल्प कर सके, मदद कर सके। तो उसने अमेरिका की एक नीति थी, कौन सी थी? उदारीकरण, इसको अपना लिया। सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत के कुल निर्यात का 65% अमेरिका को जाता है। बोइंग के 35% तकनीकी कर्मचारी भारतीय मूल के हैं। आप देखिए, यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर का जो क्षेत्र है, यानी कि जो सॉफ्टवेयर का काम जितना भी है, उसमें से जो 65% है ना, वो अमेरिका को निर्यात करता है। 3 लाख भारतीय सिलिकॉन वैली में काम कर रहे हैं। अब सिलिकॉन वैली कोई कंपनी है या फिर कुछ भी है, तो उसमें क्या है कि जो 3 लाख भारतीय वहाँ पर काम कर रहे हैं। और ये जब हम एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में जाते हैं, अपना बिजनेस बढ़ाते हैं या फिर कुछ भी आयात या निर्यात करते हैं, तो इससे हमारे घरेलू और दूसरे देश के साथ संबंध भी अच्छे होते हैं। उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 15% कंपनियों की शुरुआत अमेरिका में बसे भारतीयों ने की है। परंतु भारत और अमेरिका की बढ़ती हुई नज़दीकी ने भारतीय विद्वान भयभीत हैं, परंतु इसके साथ साथ वे ये भी चाहते हैं कि भारत अमेरिकी वर्चस्व का फ़ायदा उठाए। अब देखिए, यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अमेरिका से हम लोग जो संबंध है वो तो बढ़ा रहे हैं पॉजिटिविटी में, लेकिन जो भारतीय विद्वान हैं वो क्या है, थोड़े से डरे हुए कि ऐसा ना हो कि जो भारत पूरा पूंजीवादी राष्ट्र हो जाए या फिर बिल्कुल बाजार मूलक अर्थव्यवस्था हो जाए, वहाँ पे सामाजिक जो बेसिक जो नीड्स हैं लोगों की उसको फॉलो ही ना किया जाए, उसके बारे में सोचा ही ना जाए, जो नागरिक है उनकी डिमांड्स को पूरा ही ना किया जाए। इस चीज़ को लेकर जो विद्वान हैं थोड़े से डरे हुए हैं, लेकिन फिर भी विद्वान ये चाह रहे हैं कि अमेरिका के साथ में भारत रहे, तो लेकिन जो अमेरिका का वर्चस्व है उसका भरपूर फ़ायदा उठाए और भारत अपने लिए सबसे बढ़िया विकल्प ढूंढ सके। अब हम लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का पढ़ने जा रहे हैं, क्या है? वर्चस्व से कैसे निपटें। कब तक चलेगा अमेरिकी वर्चस्व, इससे कैसे बचा जा सकता है? ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। सबसे पहले तो वर्चस्व क्या है, ये क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है। वर्चस्व के प्रकार क्या हैं? सांस्कृतिक हैं, सैन्य शक्ति हैं, ठीक है, ढांचागत रूप में हैं, ये सारी चीज़ें हैं। इसके साथ साथ हम वर्चस्व से कैसे बच सकते हैं या कैसे निपट सकते हैं, इसके लिए भी एक क्वेश्चन आ सकता है आपको। तो चलिए पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसी चीज़ें गिनी चुनी ही हैं जो किसी देश की सैन्य शक्ति पर लगाम कस सकें। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दरअसल सरकार विहीन राजनीति है। कुछ हद तक यह युद्ध अंकुश लगा सकती है, परंतु रोक नहीं सकते। इसके अलावा देशों के सामने एक विकल्प है खुद को छुपाने का। अब देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वो दरअसल कैसी है? सरकार विहीन है। उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई सरकार नहीं है। यूएनओ है, लेकिन जैसे एक राष्ट्र में सरकारें होती हैं उस तरीके की कोई सरकार नहीं है। इसलिए हम उस पर कुछ हद तक यूएनओ के ज़रिए, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए कुछ हद तक हम उस पर रोकथाम तो लगा सकते हैं, परंतु पूरी तरीके से उसको रोका नहीं जा सकता। इसके साथ साथ में क्या है,
हम उसको एक विकल्प के रूप में भी देख सकते हैं। खुद को या तो छुपा सकते हैं या तो उसके साथ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि चीन, रूस और यूरोपीय संघ सभी एक ना एक तरीके से अपने को अमेरिका से छुपा रहे हैं। जैसे चीन है, यूरोपीय संघ है, रूस है, ये सभी राष्ट्र ये तो चाहते हैं कि ये भी वर्चस्वशाली हो जाएं, लेकिन ये भी चाह रहे हैं कि अमेरिका की नज़र में ना आए। अमेरिका की नज़र में क्यों ना आए? जिससे कि वो अपना उद्देश्य न बना ले कि इनके जो शक्ति बढ़ रही है, इस शक्ति को कम करना है। फिर भी कुछ लोग मानते हैं कि स्वयंसेवी संगठन, सामाजिक आंदोलन और जनमत के आपसी मेल से प्रस्तुत होगी। मीडिया का एक तबका अमेरिकी वर्चस्व के प्रतिरोध के लिए आगे आएगा। तो चलिए, आज का चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। चैप्टर 3 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 4 के साथ मिलेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।